नमस्कार, सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व अभ्यास के क्रम में जो योगाभ्यास कराए जा रहे हैं, तो आज के इस योगाभ्यास सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये जो योग है, ये हमारे जीवन का एक अंग है और यदि हम इसको अपने जीवन का अंग बनाते हुए योगाभ्यास करें तो ज़रूर ही हम जीवन में एक पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। योगाभ्यास आइए प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व सबसे पहले हम प्रार्थना करें उस परम सत्ता से जो इस समस्त ब्रह्मांड का, समस्त विश्व का मूल है, आधार है, पूरे चराचर जगत का स्रोत है, उत्पत्ति करता है। आइए हम प्रार्थना से जुड़े। इसके लिए सभी साधक किसी भी आरामदायक ध्यानात्मक आसन में बैठें। ये आसन यदि पद्मासन हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो प्रयास करें पद्मासन अथवा किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं। इसके लिए आप शरीर स्थिर करके बैठें, शरीर स्थिर, मन शांत, कमर गर्दन एक सिध में, आंखें बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में अथवा प्रार्थना मुद्रा में इस प्रकार रख सकते हैं। सभी हमारे साथ साथ प्रार्थना के मंत्रों को दोहराएंगे और हम प्रार्थना करेंगे सर्वप्रथम उस प्रणव रूप ईश्वर की। प्रणव अर्थात ओम। ओम को ही सृष्टि का मूल माना गया है और महर्षि पतंजलि भी कहते हैं अपने योग सूत्र में, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात ईश्वर का वाचक प्रणव है। तो आइए मेरे साथ साथ आप 3 बार ओम का उच्चारण करें। तत्पश्चात गायत्री मंत्र व अन्य प्रार्थना मंत्रों को दोहराएं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने हथेलियों को आपस में रगड़िए और धीरे से अपने आँखों पर, पूरे चेहरे पर लगाते हुए आँखें खोलिए। आज हम योगाभ्यास से जुड़ रहे हैं। तो योग केवल शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है, केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, अपितु योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को जोड़ते हैं, अपने विचारों को जोड़ते हैं और अपनी भावनाओं को भी जोड़ते हैं। यदि आप पूरी तरीके से अपने मन को एकाग्र करते हुए ये अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही इसका पूर्ण लाभ आपको
प्राप्त हो सकता है। और योगाभ्यास करने के पहले हमको कुछ बातें जाननी आवश्यक हैं, तो वो हम आपको बताएंगे कि कौन सी बातों को ध्यान में रखना है जब हम आसन कर रहे हैं या योगाभ्यास कर रहे हैं। तो उसके पहले आइए सर, सबसे पहले हम अपने शरीर में थोड़ी हलचल पैदा करें, थोड़ा मूवमेंट दें। तो उसके लिए गति योग का अभ्यास करेंगे, तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। धीरे से अपने पैरों को खोलिए। सामान्य अवस्था में लाने के लिए यदि पैरों में कहीं जकड़न महसूस कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसको इस प्रकार दाएं बाएं हिलाते हुए उसको सामान्य अवस्था में लाएंगे। अब आपको उठना है। तो योग में हम अनुशासन पूर्वक प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी आ रहे हैं तो आप एक अनुशासन या एक विधि टेक्निक से आए तो आप बेहतर तरीके से योग अभ्यास को कर सकते हैं। योग अभ्यास के पहले थोड़ा हम शरीर में एक जो क्रियाशीलता है वो लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम करते हैं गति योग के अभ्यास। सबसे पहले हम पैरों की एड़ियों को धीरे धीरे अप एंड डाउन करेंगे। इस प्रकार धीरे से आप करेंगे। साइड से आप इस प्रकार देख सकते हैं। अभी मैं अपने पैर के पंजे के आधे भाग को ही एड़ी वाले भाग को ऊपर और नीचे कर रही हूँ। अब अगला जो अभ्यास है उसमें पूरा आपका पैर का पंजा इस प्रकार से अप डाउन होना चाहिए। इससे पैरों की जो जकड़न है, जो कहीं खिंचाव हो रहा है, वो सामान्य हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप रनिंग करेंगे। हाथों को इस प्रकार बगल में रख लीजिए और इस प्रकार आपको रनिंग करना है और पीछे पैर की एड़ी को इस प्रकार ही पोर्शन से टच करना है। अब पैरों को सामने की तरफ लाते हुए आपको मूवमेंट देना है। उसके बाद पैरों के घुटने को ऊपर की तरफ लाना है। ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं इनमें ये ध्यान रखना है कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप ही अभ्यास को करें। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, तो अपनी क्षमता को देखते हुए ये अभ्यास करेंगे। अब अगला अभ्यास आपको पैर फैला के हाथ ऊपर ले जाना है। एक बार मैं कर रही हूँ और बहुत लोग आप सभी कर चुके होंगे, तो आइए मेरे साथ कीजिए। इसके बाद अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे और द्रुत गति से करेंगे, थोड़ी तेज गति से। वैसे तो आसनों को धीरे करना है, किंतु यहाँ पे हम गति योग के रूप में, वार्म अप के रूप में कर रहे हैं। तो पैरों को ऐसे फैला लीजिए 1 से 1.5 फीट और हाथों को इस प्रकार उठाइए। राइट लेग जो है आपकी लेफ्ट लेग के पास रहेगा, पंजे के पास, और इसी प्रकार अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। अब धीरे से आप अपने स्थान पर बैठेंगे। बैठने के लिए जो मैंने बताया था तरीका, उसी प्रकार से बैठेंगे। इस तरह से राइट लेग सामने करके वापस आइए। धीरे से पैरों को खोलकर इस प्रकार लूज कीजिए। अपनी सांसों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। जो आगे हम आसन करने वाले हैं उसके बारे में अब थोड़ा हम आपको परिचय दे दें, तो आप उसी विश्राम की स्थिति में बैठे रहें और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम जो आसन कर रहे हैं वो क्या है, किस प्रकार है, उसका हम परिचय देंगे और साथ ही हम अपना भी परिचय देंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं डॉक्टर इंद्राणी त्रिवेदी, योग विज्ञान एवं मानव चेतना विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हूँ। और आज हम जो योगाभ्यास करेंगे वो एक ऐसे विशेष प्रकार के योगाभ्यास होंगे जिनके द्वारा आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता की यदि हम बात करें तो ये क्यों आवश्यक है या ये क्या है, तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसका अर्थ है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि हम अपने अंदर की जो एक प्रतिरक्षा प्रणाली है
जिसके द्वारा हम विभिन्न रोगों से लड़ पाते हैं। हमारा शरीर उन रोगों को एक तरह से हमको लड़ने योग्य बनाता है, और जो भी सूक्ष्म जो जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको नष्ट करता है। तो ये हमारे अंदर होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, ये सबको ही ज्ञात है कि आज प्रत्येक आयु वर्ग का जो व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यंग एज में हों, चाहे वो ओल्ड एज के हों। वयोवृद्ध जो हैं, वृद्ध हैं, उनकी एक अपनी समस्या है। तो हर वर्ग का जो व्यक्ति है, हर आयु वर्ग का, वो विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रसित है। तो ऐसी अवस्था में, और आज यदि हम देखें पिछले विगत 2 वर्ष की बात करें, तो आप जानते ही हैं कि कोरोना महामारी से जो कोविड-19 है, उससे किस प्रकार हमारा पूरा जो एक मानव जाति है वो किस तरह से वो लड़ रही है। संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हो रहे हैं, और तो और नए रोग भी उभर रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, और न जाने आगे और किन किन रोगों के रूप में ये समस्याएं आने वाली हैं। तो उचित ये है, और जो बहुत आवश्यक जो बात है, अनिवार्यता जो है वो इस बात की है कि क्यों ना हम अपने शरीर में ही इम्यूनिटी डेवलप करें, रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो और हम दीर्घायु को प्राप्त करें। क्योंकि हमारे ऋषियों ने बोला है, जीवेम शरदा शतम, कि हमको जो शतायु है, 100 वर्ष का जीवन जीना चाहिए। तो आइए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 100 वर्ष जिए ना जिए, लेकिन स्वस्थ रहना ये सबकी एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो आइए, इसी के लिए कि हम अपने अंदर जो रोगों से लड़ने का जो कार्य है, वो उसके लिए जो जिम्मेदार सिस्टम है, हमारे अंदर जो सिस्टम है वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब लसिका तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लसिका तंत्र। तो ये जो लसिका तंत्र है क्या? जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते होंगे कुछ लोग, कि जो रक्त परिसंचरण होता है, पूरे शरीर में रक्त का जो प्रवाह होता है, वो पतले पतले जो वेसल्स हैं, नलियाँ हैं, उसके माध्यम से पूरे शरीर के अंगों में होता है। ठीक उसी प्रकार ही जो लसिका तंत्र है वो भी एक तरह से जाल की तरह से फैला हुआ है पूरे शरीर में, और ये ऐसे तत्वों को, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, उत्पन्न करता है, जिससे हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ता है, और जो भी बाह्य ऐसे पदार्थ हैं जिनके द्वारा हम रोग से ग्रसित हो रहे हैं, उनको ठीक करता है। तो वैसे एक और जो बिंदु है या मुख्य जो तत्व है वो भी बताना चाहूँगी। ये सब हम क्यों बता रहे हैं? जब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम ज़्यादा और अच्छे से अपने मन को योग अभ्यास से जोड़ पाएंगे। तो एक और मैं बात बता रही थी कि जो रक्त की बात हमने की, तो रक्त में एक होता है वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। तो ये जो श्वेत रक्त कणिका है वो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, रोगों से लड़ता है, और इसको फैगोसाइट बोलते हैं, मतलब ये भक्षक है, खा जाता है जो ऐसे रोग के जीवाणु आते हैं उनको। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई कि हमको रक्त परिसंचरण ठीक करना है, और दूसरा ये जो आपका लसिका तंत्र है उसको ठीक करना है। इसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। अब योग से कैसे ठीक होगा ये? तो रक्त परिसंचरण तंत्र, पूरे योगाभ्यास जब आप करते हैं, मूवमेंट शरीर का करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, लसिका तंत्र की बात कर रही थी मैं, तो उसमें कुछ अंग हैं जिनको एक्टिवेट करने से लसिका तंत्र एक्टिव होता है, या उसके जो अंग हैं लसिका तंत्र के, लिम्फेटिक सिस्टम के, वो हैं आपके स्प्लीन, इसके अलावा टॉन्सिल है, उसके अलावा जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड चेस्ट में होता है, स्प्लीन पेट में है, और टॉन्सिल आप जानते हैं कि गले में है। तो ये पूरे जो अभ्यास हम करेंगे वो इन अंगों पर प्रभावी होंगे। तो आइए हम योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। वैसे कल जो क्लास हुई उसमें आपने सूक्ष्म व्यायाम किया होगा, और सूक्ष्म व्यायाम यहाँ फिर से क्यों कराया जा रहा है? इसलिए कि इन अभ्यासों को प्रत्येक वर्ग का जो व्यक्ति है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे किसी प्रकार किसी रोग से ग्रसित है, जिनका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वो लोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। धीरे से अपने पैरों को खोल लीजिए, नॉर्मल कीजिए ब्लड सर्कुलेशन, जिससे सही हो जाए, सामान्य स्थिति में आए। अब आप करेंगे अगला जो अभ्यास है वो है आपका सूक्ष्म अभ्यास। ठीक है,
तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए ये जो पैर के आपके पंजे हैं उससे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पाद उंगली नमन, और ये जो पोजीशन हमने ली है उसके लिए आपको ऐसे दंडासन में आना है। दंडासन कहते हैं इसको। हाथ आप इस प्रकार भी रख सकते हैं, यदि ऐसा रखना चाहें तो ऐसा भी, ठीक है, जिससे आपको सही से शरीर को सपोर्ट दे पाएँ वैसा। और पैर के पंजे आपस में मिले हुए। पहला अभ्यास करेंगे हम पाद उंगली नमन। पैरों की उंगलियों को नीचे और ऊपर इस प्रकार से करेंगे। आप ये देख रहे होंगे कि केवल पैरों की उंगलियां आगे पीछे हो रही है, न कि पूरा पंजा। ऐसे 3 बार से लेकर आपकी जितनी सामर्थ्य है उतनी संख्या में ये अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास है गुल्फ नमन। पैरों के पंजों को आप नीचे और ऊपर इस प्रकार से मूवमेंट दीजिए। टखने से पैरों को डाउन करना है और अप साइड करना है। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे गुल्फ चक्र। इसका अर्थ होता है, गुल्फ जो मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, गुल्फ का अर्थ होता है ये टखना। ये जो टखना है इस जोर से हम मूवमेंट दे रहे हैं। तो गुल्फ चक्र जो है उसके लिए आप बाएं से दाएं इस तरह से घुमा सकते हैं, और इसी प्रकार विपरीत क्रम में इसको घुमाना है। अब अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। इस तरह से पैरों के बीच में थोड़ी दूरी बनाइए, और एक एक पैर को अलग अलग से आपको घूर्णन करना है, घुमाना है। इस प्रकार से एक सर्कल बनाना है। वृत्ताकार गति से धीरे धीरे आपको डाउनवर्ड टू अपवर्ड लाते हुए सर्कल बनाना है। अब इसी को विपरीत क्रम में करेंगे इस प्रकार। अब अगला अभ्यास हम करेंगे घुटने के लिए। अभी हमने पहला जॉइंट किया था पैरों की उंगली का, उसके बाद दूसरा किया टखने का, अब तीसरा हम करेंगे घुटने के लिए। तो घुटने के लिए हम करेंगे जानु नमन, इसका नाम है। तो इसके लिए आप पैरों को इस प्रकार से उठा सकते हैं और पैरों की एड़ी को ही पोर्शन से टच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज़मीन से पैरों को टच नहीं करना है। इसी प्रकार दूसरे पैर से। अब आप अगला अभ्यास करेंगे। इसी घुटने के जोड़ को आपको वृत्ताकार गति से घुमाना है। तो बाएं पैर इस प्रकार उठा लीजिए और दाहिने से इस प्रकार लेते हुए वृत्ताकार गति में पैरों को रोटेट कीजिए। घुटने के जोड़ से आपको इसको मूवमेंट देना है। विपरीत क्रम में करेंगे। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। इन अभ्यासों के प्रति आपको सजग होना है। जो ऑर्गन, जो अंग इस आसन से प्रभावित हो रहे हैं, उस अंग पर अपने ध्यान को बनाए रखना है। यही सजगता ही आपको आसन का लाभ प्रदान कर सकती है। धीरे से पैर नीचे। अब हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर का मतलब ये जो आपका जो हिप जॉइंट है उसके लिए, तो इसके लिए आप कर सकते हैं बटरफ्लाई। वैसे एक एक पैर से भी इस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, और फिर दूसरे पैर से करते हैं इस प्रकार। और फिर जो अगला अभ्यास है दोनों पैरों से, ये दोनों पैर इस प्रकार आप लाइए, इसको कहते हैं तितली आसन। तो इसको अप एंड डाउन इस प्रकार करेंगे, ठीक है। धीरे से वापस। अब अगला अभ्यास जो है वो हाथों से संबंधित है। तो इसके लिए आप या तो सुखासन में बैठ सकते हैं या तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो जिसमें आप आराम से बैठ सकें उस आसन में बैठिए। ध्यान ये रखना है कि कमर आपकी सीधी रहे पूरे अभ्यास के दौरान। धीरे से अपने हाथों को इस प्रकार रखिए। अब आपको मुट्ठी बंद करनी है। मुट्ठी बंद करेंगे तो अंगूठा आपको अंदर रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और श्वास प्रश्वास को हमने इसमें नहीं जोड़ा था, तो श्वास प्रश्वास का भी ध्यान रखना है आपको कि जब आप कोई बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, डाउनवर्ड कर रहे हैं किसी ऑर्गन को, शरीर को, तो आपको सांस छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सांस लेते हुए इस तरह से उंगलियों को खोलिए, एक एक ज्वाइंट को मूवमेंट देते हुए धीरे धीरे मुट्ठी बंद कीजिए इस प्रकार से। अगला अभ्यास है आपका पाद उंगली नमन। ये मुष्टिका बंध था। अगला अभ्यास है मणिबंध नमन।
तो मणिबंध नमन इस तरह से करेंगे, हाथों को व्रिस्ट जॉइंट से अप एंड डाउन करेंगे। इस जॉइंट में होने वाली जो मूवमेंट है, जो मांसपेशियां वहाँ पे मूव कर रही हैं, उस के प्रति सजग रहिए। अगला अभ्यास है मणिबंध चक्र। तो इस तरह से इसको मुट्ठी को घुमाना है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अब अगला अभ्यास जो है आपकी केहूनी से संबंधित है, इस जॉइंट से रिलेटेड। तो इसके लिए आप करेंगे केहूनी नमन। इस प्रकार से हाथों की उंगलियों को कंधे से स्पर्श करना है, लेकिन ये हाथ नीचे नहीं जाना है, कंधे की सीध में ही रखना है। अगला अभ्यास स्कंद चक्र। इसमें जब आप इस तरह से हाथों को ऊपर ले जाएंगे और चेस्ट को इस तरह से फुलाएंगे तो आपको सांस भरना है, उसके बाद डाउनवर्ड में सांस छोड़ना है। सांस लीजिए, छोड़िए, इस तरह से। अब इसी को विपरीत क्रम में करेंगे। मैक्सिमम हाथों को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, सामने जब लाएंगे तो कोहनियों को मिलाने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षमता के अनुरूप कीजिए। वापस अगला अभ्यास करेंगे हम ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन गले से संबंधित है और आपको पता है कि इस गर्दन से होकर मस्तिष्क में बहुत सारी जो नस नाड़ियाँ हैं वो जाती हैं, तो इसलिए हमको उसको ध्यानपूर्वक करना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, किसी प्रकार गर्दन में बहुत दर्द है तो आप आगे की तरफ नहीं झुकाएं, बाकी साइड में मूवमेंट दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामने झुकाएंगे, फिर पीछे, इसी प्रकार अगला अभ्यास साइड में झुकाएंगे, बाएं और दाएं। बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई जर्क नहीं देना है, झटके से नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। अब अगला करेंगे ग्रीवा संचालन, या कह सकते हैं गले को रोटेट करना। अब इसी को अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे घुमाना है। जिनको सर्वाइकल है तो वो सामने न झुकाकर बाकी साइड में झुकाते हुए रोटेट कर सकते हैं। वापस सामान्य स्थिति में आइए। तो ये था सूक्ष्म व्यायाम जो सभी व्यक्ति कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा निषिद्ध, कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि ये आराम आराम से धीरे धीरे किए जाते हैं। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये सूक्ष्म जो आपके भाग हैं, वैसे इसका जो दूसरा नाम है वो है पवन मुक्तासन। भाग 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छुटकारा या मुक्त होना। तो हमारे अंदर जो वायु है जो विकृत रूप में है तो उसको ये निकालता है, और जॉइंट्स में जो भी टॉक्सिक मैटर है उसको रिमूव करके ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का परिसंचरण जो है वो बेहतर करता है। तो ये बहुत इफेक्टिव आसन है, इसको हमको नित्य अपने योगाभ्यास में शामिल करना चाहिए। और अब अगला जो अभ्यास है वो हम करेंगे सूर्य नमस्कार, और विशेष जो अभ्यास जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक हैं, जो अब हम बताएंगे। किंतु आसनों के पहले कुछ और जो बातें हैं जो हमने कहा था अभी बताएंगे आपको। तो आसनों को करने के पहले कुछ आवश्यक बातें हैं जिनको हमको जानना जरूरी है, जानना ही चाहिए, तभी आप आसन का जो पूरा लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बातें हैं? तो सबसे पहले तो स्थान है कि आप सही स्थान में स्थान को ध्यान रखते हुए पवित्र स्थान में करें। दूसरा है समय। समय यदि सुबह का समय है तो बहुत अच्छा है, बेहतर है, और यदि बाद में करना है तो आपका पेट खाली होना चाहिए। इसके बाद है वातावरण। वातावरण आपका शुद्ध होना चाहिए, पॉल्यूशन ना हो, ऐसे स्थान का चुनाव करें। और इसके साथ साथ जो अब और एक विशेष बात है वो ये है कि आसन, किसी भी आसन को यदि आप परफॉर्म कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो 3 बातें आपको जाननी हैं। कौन कौन सी 3 बातें? सबसे पहले आसन की विधि, दूसरा है उसके लाभ, और तीसरा है उसकी सावधानियाँ। यदि हम इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आसनों का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही हमारी जो क्षमता है या हम जिस भी रोग विशेष के लिए कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम यदि बात करें विधि की, तो हम विधि आपको बताते चलेंगे साथ में कि कैसे किया जाता है। चरणबद्ध तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद हमने बताया लाभ, किस अंग विशेष पर उस आसन का लाभ हो रहा है, किस अंग विशेष पर प्रभाव पड़ रहा है,
तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सजग बने रहना है अपने अंग प्रत्यंगों की क्रियाशीलता पर जो आसन से उत्पन्न की जा रही है। जो तीसरी बात है सावधानियाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत मुख्य ये है तथ्य कि यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, यदि कहीं ऑपरेशन हुआ है किसी अंग का, या ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, या हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, सीवियर ऐसी कोई समस्या है, तो उन रोग अवस्थाओं में आपको आसनों का अभ्यास या तो विशेष मार्गदर्शन में करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चेक कर सकते हैं आप कि अपनी क्षमता के अनुरूप करें। तो वैसे आपको आसनों के बीच बीच में ये हम बताएंगे कि किन के लिए कौन से आसन निषिद्ध हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो खड़े हो जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। जैसे हमने खड़े होने का तरीका बताया था वैसे खड़े होंगे, और आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। जो सूर्य नमस्कार है वो 12 स्थितियों से मिलकर बना है, मतलब 12 आपको स्टेप्स करने हैं। लेकिन मैंने कहा स्थितियाँ, लेकिन यदि हम आसन की बात करें तो आसन 7 होते हैं। तो 7 आसन करने के बाद फिर बाद में वो रिपीट होते हैं। तो प्रत्येक आसन की जो अंतिम स्थिति या कैसे करना चाहिए वो आप देखेंगे, किंतु अपनी क्षमता के अनुरूप आपको अभ्यास करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार का अर्थ ही है सूर्य को नमस्कार करना। सूर्य जो जीवन देवता है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं इस अभ्यास के माध्यम से। तो सबसे पहले इस तरह से आपको सावधान की स्थिति में रहना है। पैरों के जो पंजे हैं थोड़े से आप खोल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इस तरह से शरीर पूरा सीधा, दृष्टि सामने की ओर। शुरू करेंगे। 1 प्रार्थना मुद्रा, इससे एकाग्रता में वृद्धि होती है। 2 हस्त उत्थान आसन है ये। हाथों को पीछे की ओर अपनी क्षमता के अनुरूप ले जाएंगे। इसके बाद 3 पादहस्तासन, अपने हाथों को, पंजे को पैर के बगल में रखना है, और अंतिम स्थिति में आपको माथे को यहाँ रखना है, घुटने के पास लाने का प्रयास करें, घुटने से स्पर्श करें। अगले अभ्यास में आपको दाहिने पैर को पीछे करना है, अश्व संचालन, और दृष्टि ऊपर आसमान की ओर। पैर कोशिश करें कि जमीन से ऊपर हो। और इसके बाद अगला है पर्वतासन 5। अगला 6 आप करेंगे अष्टांग नमस्कार। पहले घुटने रखेंगे, चेस्ट जो है वो दोनों हाथों के बीच में, उसके बाद ठुड्डी। उसके बाद 7 भुजंगासन, हाथ सीधे रखते हुए अपनी कमर जो है उसको पीछे झुकाने का प्रयास। फिर आगे आसन इसको रिपीट करेंगे, पर्वतासन पुनः करेंगे। फिर जो पैर आपका आगे था उसी पैर को आप आगे रखेंगे। बायां पैर आपका आगे था तो बायां पैर ही आगे रखिए, और वापस पादहस्तासन में। अगला हस्त उत्थान, और अंत में नमस्कार मुद्रा। तो ये थे आपके सूर्य नमस्कार। और अब हम इसी को करेंगे मंत्रों के साथ। जो सूर्य देवता हैं उनके कुछ मंत्र हैं, मंत्र के माध्यम से भी हम इस आसन को यदि करते हैं तो हम इसके आध्यात्मिक लाभ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मंत्र बोलते जा रही हूँ और आप इसको करते जाएंगे। चलिए सावधान की स्थिति में आइए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। अब पैरों को थोड़ा बदलेंगे, जो पैर आपका पीछे था उससे अपोजिट पैर को आप पीछे करेंगे, मतलब बाएं पैर को। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम
अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। धीरे से अपने हाथों को नीचे कर लीजिए, सामान्य स्थिति में आएंगे और पुनः इस प्रकार से बैठेंगे जैसे आपको बताया था तरीका। पैरों को इस प्रकार से खोलिए और विश्राम की स्थिति में आइए। आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। हाथों को पीछे टिकाकर अपनी गर्दन या तो बीच में या तो दाएं या बाएं आप इस तरह से झुकाकर रिलैक्स कर सकते हैं। पैरों को पूरी तरह से लूज छोड़िए, पूरे हाथ और पैरों की मांसपेशियों को ढीला कीजिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास। अभी आपने किया सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार है वो 12 स्थितियों का मैंने बताया और सबसे पहले था प्रार्थना मुद्रा, इससे एकाग्रता विकसित होती है। और दूसरा अभ्यास किया आपने हस्त उत्तान। इस आसन के द्वारा हमारे जो कब्ज की समस्या है, जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। इसके अलावा हाथ और पैरों की मांसपेशियां भी सुदृढ़ होती हैं। इसके बाद आपने किया था पादहस्तासन। पादहस्तासन मोटापा के लिए और किसी प्रकार की चर्बी, फैट यदि इकट्ठे हैं आपके शरीर में के भाग पर, कमर में या पेट में, तो उनको दूर करता है और स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बहुत अधिक प्रेशर से सामने देकर न झुकें। इसके बाद आपने किया अश्व संचालन। इससे पैरों और हाथों की जो मांसपेशियां हैं मजबूत होती हैं, कब्ज भी ठीक होता है। और इसके बाद फिर अगला अभ्यास आपने किया पर्वतासन। पर्वतासन जो है उससे पूरी स्पाइन जो है फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद अष्टांग नमस्कार, इससे भी एकाग्रता में वृद्धि होती है, चेस्ट रीजन मजबूत होता है। और इसके बाद आप भुजंगासन करते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव है। पूरा आपका पाचन तंत्र, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी इससे प्रभावित होती है। तो इस तरह से ये आसनों के लाभ थे जो भी आपने जाने। आइए अब हम विशेष जो योगाभ्यास है उसको शुरू करते हैं। तो विशेष जो योगाभ्यास जो है सबसे पहले मैं खड़े होकर जो अभ्यास किए जाते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो पुनः एक बार आप खड़े हो जाइए इस प्रकार से, क्योंकि जो आसनों का क्रम है वो है पहले खड़े होकर, फिर बैठकर, फिर लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। तो सबसे पहले खड़े होते हैं और अब हम करने जा रहे हैं गरुड़ासन। तो गरुड़ासन हो सकता है कि बहुत सारे जो साधक हैं वो ना कर पाएँ, तो इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं जितना आपसे बन पड़े, अन्यथा वृक्षासन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गरुड़ासन बता रही हूँ। तो गरुड़ासन के लिए आपको दाहिने पैर को सीधा रखना है, बायां पैर उठाते हुए दाहिने पैर के पीछे इस तरह से उसको सटाकर लिपटाकर रखना है। उसके बाद आपको दाहिना हाथ सीधा रख लेना है, बाएं हाथ को इस तरह से आपको सामने जोड़ते हुए रखना है। इसी स्थिति को रोकने का प्रयास कीजिए। जिनसे नहीं हो पा रहा है तो वो ज़बरदस्ती ना करें। फिर वापस, और हमने कहा कि आप वृक्षासन भी कर सकते हैं इसके बदले। तो अगला जो अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर को सीधा रखिए और दाहिने पैर को इस तरह से सामने से लाते हुए मोड़िए। बायां हाथ सीधा रख लीजिए और दाहिने हाथ को इस प्रकार से लाते हुए हथेलियों को मिलाइए और बिल्कुल फेस के सामने, चेहरे के सामने रखिए। धीरे से वापस। तो वृक्षासन की बात हमने की, तो वृक्षासन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो एक पैर इस प्रकार आपको उठाकर थाई जॉइंट के पास रखना है। जब आप बैलेंस कर लेते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे हाथों को उठाइए इस प्रकार से। इससे एकाग्रता भी विकसित होती है, मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद धीरे से वापस विपरीत क्रम में करेंगे। सजग होकर, जागरूक होकर करना है अभ्यास को। किस अंग विशेष पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, अपने अंदर हो रही प्रक्रियाओं को देखने का प्रयास। ये जो बैलेंस है वो आप जितनी देर तक इसको रोक कर रख सकते हैं तो अब
जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे इसका टाइमिंग बढ़ेगा और एकाग्रता विकसित होगी। अब आप वापस बैठ जाइए, राइट लेग सामने लाते हुए घुटने के बल आइए और धीरे से इस प्रकार से वज्रासन और पैरों को खोल लीजिए। विश्राम की स्थिति में आएंगे, आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पैरों की मांसपेशियों में जो तनाव उत्पन्न हुआ उसको महसूस कीजिए। सबसे पहले आपने किया था गरुड़ासन। गरुड़ासन बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। इससे पैरों और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपके अंदर एकाग्रता विकसित होती है और संपूर्ण जो तंत्र है वो एक्टिव होता है। और इसके बाद आपने किया था वृक्षासन। वृक्षासन के लाभ हमने बताए थे कि एकाग्रता बढ़ाने वाले। चलिए सामान्य स्थिति में आइए। ये तो था सूर्य नमस्कार और उसके बाद खड़े होने वाले आसन। अब अगला अभ्यास हम बैठकर करने जा रहे हैं, बैठकर किए जाने वाले अभ्यास। तो उसके लिए क्या करेंगे, दंडासन में आएंगे, जो पहले आपको बताया गया था। ये है दंडासन। अपने हाथों के पंजे को इस प्रकार सामने की ओर रखिए। जब आप आराम करते हैं तो पीछे रख सकते हैं, लेकिन अभी इस प्रकार से रखकर आपको देना है मूवमेंट। इसके बाद आप जो अभ्यास अब करने जा रहे हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए क्या करना है, ये जो आप एक पैर है राइट लेग, उसको दूसरे पैर के घुटने के पास रखिए और जो बायां पैर है इस प्रकार से मोड़ लीजिए। और इसके बाद आपको राइट हैंड जो है पीछे रख लीजिए हिप के पास। लेफ्ट हाथ जो हैंड है उसको इस तरह से घुटने के बाहर से लाते हुए टखने को या पैर को इस तरह से पकड़ने का प्रयास। राइट जो आपका हैंड है वो कमर की तरफ और राइट साइड ही आपको मुड़ने का प्रयास करना है, कमर को ट्विस्ट करना है। जब आप सांस छोड़ें तो आपकी कमर या स्पाइन इधर साइड में होनी चाहिए। उसके बाद सामान्य अवस्था में आए। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। अब आपको राइट लेग को इधर रखना है और लेफ्ट को साइड में करना है, इस घुटने के बगल में। और जो लेफ्ट आपका हैंड है वो इस तरह से सपोर्ट लीजिए और राइट हैंड को बाहर ले जाते हुए आपको पैरों को पकड़ना है और बाईं तरफ मुड़ना है सांस छोड़ते हुए। धीरे से वापस, जैसे आप जिस क्रम में जाते हैं आसन को करने के लिए, अंगों को ले जाते हैं, उसी क्रम में वापस आना चाहिए। तो ये था आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन। रिलैक्स करेंगे, विश्राम की स्थिति। जो अर्ध मत्स्येंद्रासन है वो यदि हम अर्थ की बात करें तो मत्स्येंद्रनाथ एक योगी थे, उन्हीं के नाम पर ये आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। और ये आसन जो मधुमेह की समस्या है उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। डायबिटिक यदि है पेशेंट तो उनके लिए इफ़ेक्टिव है। और इसके अतिरिक्त स्पाइन जो है वो आपकी अच्छे से मूव करती है, इससे स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और पूरा जो पाचन तंत्र है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। यदि आप इसको नियमित करें तो आपका पाचन तंत्र भी सुदृढ़ होगा और रीढ़ की हड्डी भी प्रॉपर मूवमेंट उसमें होने लगेगा। अगला अभ्यास अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तान आसन के लिए आपको दंडासन के बाद हाथ इस तरह से आपको ऊपर ले जाना है सांस लेते हुए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, वो सामने न झुके, इस आसन को नहीं करेंगे। तो बाकी लोग हमारे साथ कीजिए। सांस छोड़ते हुए आपको कमर सीधी रखते हुए सामने झुकना है। अपने पैरों के अंगूठे को पकड़कर इस तरह से अपने फोरहेड को, माथे को घुटने से लगाना है। फिर वापस आएंगे, हाथ कान से लगाते हुए सीधे हो जाएं। इसी अभ्यास को फिर से हम दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएं, सांस लेते हुए ऊपर आएं। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे करें, वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। अभी आपने किया पश्चिमोत्तान आसन, इससे भी स्पाइन जो है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है
और जो प्राण का प्रवाह है वो सुषुम्ना जो नाड़ी है उसमें होने लगता है। ये इसके आध्यात्मिक लाभ भी हैं। और अब हम अगला अभ्यास करेंगे, इसका विपरीत क्रम में अभ्यास करेंगे। जैसे आप सामने झुकने वाले आसन करते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि उसके विपरीत क्रम में पीछे झुकने वाले आसन भी किए जाएं। तो हम करेंगे मत्स्यासन। तो इस तरह से आप दंडासन में आते हुए पद्मासन लगाइए। अच्छा, जिनसे नहीं होता है उनको अभी रुक कर देखना है, उनके लिए हम दूसरे अभ्यास बताएंगे अभी इसी के ऑप्शन में। तो ये आप मत्स्यासन, इसके लिए आप हाथों को सपोर्ट देते हुए इस तरह से कोहनी का सहारा लेते हुए झुकिए और इसके बाद अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए सिर को पीछे इस तरह से ज़मीन पर लगाइए, अपने चेस्ट रीजन को उठाते हुए और हाथों से अंगूठे को पकड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे से सिर सीधा कर लेंगे और कोहनी का सहारा लेते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे इस प्रकार उठेंगे। ये भी बहुत इफेक्टिव आसन है, पूरे चेस्ट रीजन के लिए, फेफड़ों की मजबूती के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। साथ ही साथ स्पाइन और आपकी जो पूरी इंटेस्टाइन है, आंत जो होती है जिसमें कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है, बड़ी आंत में यदि मल इकट्ठा होता है तो कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है, तो पूरे इंटेस्टाइन के मूवमेंट के लिए आसन बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, जिनको ये नहीं बन पा रहा था वो क्या कर सकते हैं, पैरों को आप इस तरह से सीधा रख लीजिए और धीरे से लेट जाइए और सिर को इस प्रकार मोड़िए और हाथ आपको नीचे रखना है इस प्रकार से। वापस। तो ये अभ्यास भी कर सकते हैं जिनसे पद्मासन नहीं होता है। और उठने के समय हमेशा ध्यान रखें कि आप बाएं करवट लेते हुए उठें। तो ये आपके थे बैठने वाले आसन। और अब अगला अभ्यास जो है वो हम करेंगे बकासन। बकासन बहुत इफ़ेक्टिव आसन है, बैलेंसिंग आसन है, हाथों को मजबूत करता है। लेकिन जिनको किसी प्रकार से मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या है या कोई सीवियर कोई ऐसी समस्या है, हार्ट पेशेंट है, उनको ये नहीं करना है। तो इस अभ्यास के लिए आपको इस प्रकार हाथों को सामने रखना है और जो पैरों के जो घुटने हैं उसको आर्मपीट जो है आपके हाथ के पास, शोल्डर के नीचे यहाँ लगाने की कोशिश करनी है। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अपनी क्षमता के अनुरूप कीजिए, बन पा रहे तो कीजिए, अन्यथा आप देखिए। तो इस तरह से आपको घुटने को बैलेंस लेते हुए इस प्रकार उठाना है। धीरे से वापस। इस आसन के द्वारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी तरह से शरीर में होने लगता है। हाथ और पैरों की जो मसल्स हैं, विशेष रूप से हाथ जो है वो मजबूत होते हैं, हाथों की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं और इसके द्वारा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है, क्योंकि जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं वो आपके पेट पर, चेस्ट पर एक तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। अब जो अगला अभ्यास हम करेंगे वो है गोमुखासन। गोमुखासन के लिए आइए पैर सीधा रखिए और एक पैर को आप घुटने के बगल में रखिए, दूसरे पैर को इस तरह से रखिए, घुटने के बगल में रखने के बाद उसको पीछे कर लीजिए, ठीक है। और अब अपने राइट, जैसे आपने राइट लेग ऊपर रखा हुआ है तो आप राइट हैंड ऊपर ले जाइए और लेफ्ट हैंड को पीछे इस तरह से दोनों हाथों को मिलाइए, उंगलियों को। आपको हम पीछे से करके भी दिखाते हैं। तो इसी को दूसरे विपरीत क्रम में करेंगे। अब हम लेफ्ट जो हैंड है, लेफ्ट जो लेग है उसको ऊपर करेंगे, इस तरह से हाथ इस तरह से ऊपर लाएंगे और आपको ऐसे उंगलियों को मिलाकर रखना है। धीरे से वापस सामान्य स्थिति में आइए, विश्राम कीजिए। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास प्रश्वास। ये था आपका गोमुखासन। इससे भी फेफड़े जो हैं वो मजबूत होते हैं। जो एल्वुलाइज हैं, जो वायु कोश है फेफड़ों के भीतर, उसमें सही मात्रा में
ऑक्सीजन पहुंचता है, जो वायु कोश है उसका मूवमेंट सही होता है और आपकी फेफड़ों की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ती है। और इसके साथ साथ जो कंधों से संबंधित कोई भी समस्या है, कंधों की जकड़न है, सर्वाइकल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी इस आसन से दूर होती है। साथ ही साथ ये जो गोमुखासन है वो पेट पर भी प्रभाव एक इस तरह से इसका पड़ता है, तो मधुमेह के लिए भी ये इफ़ेक्टिव है। तो ये था आपका गोमुखासन। और इसके बाद हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। तो आइए हम पहले वज्रासन में बैठें, उसके बाद शशांक आसन में आएंगे, हाथ को ऊपर खींचे और सामने की तरफ आइए और इससे सामने आपको ऐसे लेट जाना है। हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने हाथ इस तरह से बगल में रखिए, कंधों के नीचे, दोनों पैर पीछे से मिले हुए और धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर की तरफ लाइए और हाथ सीधा रखते हुए आपको मुड़ना है पीछे की तरफ। इसमें कोशिश होती है कि आपका थाइस जो है वो ज़मीन से लगा रहे, नाभि वाला हिस्सा भी ज़मीन से लगा रहे। उसके बाद वापस सांस छोड़ते हुए फिर से करेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। अब मकरासन में रिलैक्स करेंगे। मकर आसन मतलब मकर की भांति। तो ये हाथों को आप इस तरह से रखकर इसी पे अपने ठुड्डी को लगाइए और रिलैक्स कीजिए। ये अभी आपने जो अभ्यास किया भुजंगासन, वो आपकी स्पाइन के लिए बहुत इफेक्टिव है और पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। अगला अभ्यास है शलभासन। इसके लिए अपने हाथों को थाइस के नीचे रखिए और पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे सांस लेते हुए। अपनी क्षमता के अनुरूप करना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से अभ्यास दोहराएंगे, सांस लेते हुए ऊपर। पैरों के घुटने को कोशिश करें कि वो सीधा रहे, सांस छोड़ते हुए नीचे। पुनः मकरासन में रिलैक्स कीजिए। पैरों को चाहें तो आप इस तरह से फैला सकते हैं। शलभासन जो है वो साइटिका के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। साइटिका की जिनको प्रॉब्लम हो तो वो इस आसन को कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइन के लिए भी बहुत प्रभावी आसन है। सामान्य अवस्था में आएंगे शशांकासन में और हाथ ऊपर करके धीरे से सामान्य स्थिति में आइए। ये तो थे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। अब हम दो आसन जो हैं वो पीठ के बल लेटने वाले करेंगे। तो इस प्रकार से पूरे बॉडी पार्ट को मूवमेंट देते हुए हमने इस विशेष योगाभ्यास के समूह को आपके समक्ष रखा है। तो धीरे से आप लेट जाइए। अब अगला अभ्यास करेंगे आप हल आसन। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इस अभ्यास को ना करें। किसी तरह से बैक पार्ट में कोई सर्जरी या ऑपरेशन हुआ हो वो लोग इसको ना करें। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाइए और 90 अंश का कोण बनाते हुए पूरा पैर पीछे, सिर के पीछे, धीरे से पुनः उसी स्थिति को अनुसरण करते हुए वापस आइए नीचे। फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। पैर ऊपर ले जाते हुए सिर के पीछे, धीरे से पैर नीचे, तो ये थे आपके हलासन। हलासन के द्वारा हम जो अतिरिक्त चर्बी है, मोटापा जिनको है, पेट की अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है, पूरे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। अब अगला अभ्यास करेंगे विपरीत करणी। इस अभ्यास के द्वारा मस्तिष्क क्षेत्र में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है।
तो विपरीत करने के लिए धीरे धीरे सामान्य पहले हो जाइए। विश्राम की स्थिति में आने के बाद जब आपको लगे कि आप थके हुए नहीं हैं तो अब अभ्यास शुरू कर सकते हैं। करेंगे विपरीत करनी। धीरे धीरे पैरों को इस तरह से उठाना है जैसे हलासन में किए थे, और हाथों के हेल्प से, हथेलियों के हेल्प से हिप पोर्शन को ऊपर उठाना है, और पैरों को 45 डिग्री पर रखना है। अपने दृष्टि को पैरों के अंगूठे पर, नाखून पर रखना है। अब अगला अभ्यास इसी को दोहराएंगे। पहले वापस आइए, सांस छोड़ते हुए, झटका नहीं देना है किसी प्रकार से, किसी अंग विशेष पर, धीरे से नीचे रखना है। पुनः इस अभ्यास को करेंगे। धीरे से वापस। इसमें पहले हम हिप पोर्शन को इस तरह से नीचे रखते हैं, उसके बाद फिर पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर रखते हैं। शवासन करेंगे। शवासन के लिए दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ शरीर के बगल में, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल। गहरी सांस लीजिए, पेट को ऊपर की तरफ लाइए, पेट को फुलाइए, गहरी सांस छोड़िए, पेट अंदर की तरफ लाइए। जो भी आपने अभ्यास किया उन अभ्यासों को पूरे शरीर के भीतर जो प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई, जो मूवमेंट हुआ, उसके प्रति सजग होइए। जिस किसी अंग विशेष पर आपको दर्द महसूस हो रहा हो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और वहाँ की मांसपेशी को पूरी तरह से रिलैक्स करने का प्रयास करें। सिर से लेके पूरा पैर तक का हिस्सा पूरी तरह से शिथिल, रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे सामान्य स्थिति में। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को मूवमेंट दीजिए, पैरों को मिलाइए, हाथ बगल से लगाइए। अब एक हाथ पीछे रखते हुए दाहिने हाथ की सहायता से सपोर्ट लेते हुए, बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठिए। तो ये आपने अभ्यास किया। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इन अभ्यासों को यदि हम करें तो निश्चित ही हम किसी भी आगे और भी कोई भी रोग आए उनसे हम लड़ने में समर्थ हो सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये आसन थे, लेकिन इसके साथ साथ प्राणायाम भी आवश्यक है, क्योंकि योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से जीवन पद्धति है और आदर्श जीवन शैली है। तो यहाँ पर हम उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हम कुछ अभ्यास करते हैं जिससे हमारा आत्मिक विकास हो। तो इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो थोड़े प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन या कोई भी आरामदायक आसन में बैठिए। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। वैसे कपालभाति षटकर्म के अंतर्गत आता है। षटकर्म अर्थात 6 शुद्धि क्रियाएं, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये 6 क्रियाएं जो हैं वो ग्रंथों में बताई गई हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर की शुद्धि होती है। तो कपालभाति के लिए यदि हम अभ्यास करें तो हमारे पेट में मूवमेंट अधिक होना चाहिए। पेट को आपको पीछे की तरफ ले जाना है सांस छोड़ते हुए। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। एक बार गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ने पर फोकस कीजिए। ये जो हमने स्ट्रोक्स लिए, ये आप अपनी क्षमता के अनुरूप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं आप 5 से 10 बार, और उसके बाद धीरे धीरे क्षमता के अनुरूप आप इसको अधिकतम कर सकते हैं। और जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अपने क्षमता को ध्यान रखते हुए करें। ज़्यादा सीवियर है तो वो ना करें। जो अगला अभ्यास है वो है नाड़ी शोधन। जो कपालभाति है उसके लाभ हम पहले देख लें कि कपालभाति से कफ जो है वो दूर होता है हमारे शरीर का। और यदि हम कोविड-19 की बात करें तो कफ से संबंधित ही रोग है ये। तो कपालभाति के माध्यम से पूरा कफ दोष खत्म होता है, ऐसा हर्ष प्रदीपिका और घिरण संहिता जो ग्रंथ हैं योग के, उसमें बताया गया है। जो अगला अभ्यास है वो है नाड़ी शोधन।
प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन के लिए हम प्रणव मुद्रा बनाते हैं। अपने हाथ की इंडेक्स और मिडिल जो फिंगर है उसको मोड़ते हैं और थंब आपका राइट वाले नॉस्ट्रल पे रहेगा, अंगूठा, और अनामिका जो है आपके जो रिंग फिंगर है वो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल में। आपको बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से सांस लेना है और बाएं से छोड़ना है। इस तरह से अल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है। और जब अभ्यास अच्छा होने लगे आपसे तो आप इसमें कुंभक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम 2 चक्र करते हैं। इसी अभ्यास को करते जाइए। ये जो अब हम अभ्यास कर रहे हैं तो प्राणायाम में जो अंग हैं प्राणायाम के वो हैं पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक का मतलब सांस लेना, कुंभक का मतलब सांस रोकना और रेचक का मतलब सांस छोड़ना। तो आपको अपनी क्षमता के अनुरूप इसके क्रम को, इसके अनुपात को रखना है। वैसे जो अनुपात बताया गया है वो है 1, 4 और 2 का रेशो। मतलब जितने समय में आप सांस लेते हैं उसके 4 गुना समय में सांस रोकें और दुगुने समय में सांस छोड़ें। यदि आप अभी अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो आप रोकने पर बहुत अभी ध्यान मत दीजिए, पहले आप लेने और छोड़ने पर कीजिए, फिर धीरे धीरे कुंभक के साथ करना चाहिए। तो प्राणायाम के अभी हमने किया कपालभाति और नाड़ी शोधन। इसके बाद जो अगला अभ्यास है वो है सूर्य भेद प्राणायाम। सूर्य भेद का अर्थ है सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना। सूर्य नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है हमारा राइट नॉस्ट्रल, राइट साइड में जो आपकी सांस चलती है ना। और जो बायां जो है वो है ईड़ा अर्थात चंद्र नाड़ी। तो हम सांस लेंगे सूर्य नाड़ी से और छोड़ेंगे बाएं नाड़ी से। तो आइए पुनः प्रणव मुद्रा लेते हैं और शुरू करते हैं। राइट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, धीरे से बाएं से छोड़िए। अपनी क्षमता के अनुरूप आप इसमें कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं, बंध का प्रयोग कर सकते हैं। बंध का अर्थ है प्राणों के प्रवाह को रोकना। तो जब हम सूर्यभेद प्राणायाम करेंगे, पूरक करेंगे, तो धीरे से सांस को रोकने का प्रयास कीजिए पूरक के बाद और फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। तो इस तरह से ये आपका सूर्यभेद प्राणायाम है। हमने कपालभाति के लाभ बताया आपको। नाड़ी शोधन का जो लाभ है वह पूरी नाड़ियों की शुद्धि होती है। नाड़ियाँ हैं क्या? नाड़ियाँ हैं जिनके माध्यम से प्राण का फ्लो होता है। तो ये नाड़ी शोधन था। और अगला जो अभ्यास अब हमने किया वो था सूर्यभेद। सूर्य नाड़ी के एक्टिवेट होने पर हमारी जो पेट की जो समस्या है वो नष्ट होती है, साथ ही साथ कफ दोष जो है, गले से संबंधित जो समस्या है वो भी दूर होती है। तो इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जो हाई बीपी वाले हैं वो इसका अभ्यास कम करें क्योंकि इससे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। सूर्य का अर्थ है गर्मी प्रदान करने वाला। ठीक है। अब जो अगला अभ्यास है वो हम करेंगे शीतली प्राणायाम। गर्मी के समय में यदि आप शीतली प्राणायाम करें तो अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा शीतलता का अनुभव कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए अपने जीभ को नली की भांति मोड़ना है और उसी से आपको सांस लेना है और थोड़ी देर रोककर फिर नाक से सांस बाहर निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। फिर से इसी अभ्यास को कीजिए, दोहराइए। शीतली प्राणायाम नाम से स्पष्ट है कि इससे आपको शीतलता का अनुभव होता है, साथ ही साथ भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। और भूख और प्यास खत्म होती है, शीतलता मिलती है, इसलिए इसको ठंड में थोड़ा कम किया जाए तो उचित है। और इससे किसी भी प्रकार का जो ज्वर है, फीवर है, वो ठीक होता है, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। ये बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। अब अगला जो अभ्यास है हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका जो है वो भी कुछ कपालभाति की तरह से उसमें आवाज़ आएगी, लेकिन अंतर यह है कि भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वास लेने में और छोड़ने में दोनों में थोड़ा वेग पूर्वक प्रक्रियाओं को करते हैं और थोड़ी आवाज़ भी होती है। और जब हम सांस लेते हैं तो पूरा हमारा चेस्ट रीजन और गला पूरी तरह से उसमें जो मूवमेंट है उसमें घर्षण देते हुए करना है। मतलब यहाँ फेफड़ों का पूरा मूवमेंट होना चाहिए। और यदि फेफड़ों का पूरा मूवमेंट होगा तो निश्चित ही आपको कफ दोषों से मुक्ति मिलेगी, जो अभी समस्या आप देख रहे हैं।
और इसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 72,000 नाड़ियाँ जो हैं पूरी नाड़ियों का शोधन भी करता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो आइए शुरू करते हैं। एक विशेष बात कि जब आप थक जाएं सांस लेने और छोड़ने के क्रम में, जितनी क्षमता हो उतनी कीजिए, और हृदय रोगी और बीपी वाले, हाई बीपी वाले ना करें। और जब आप थक जाएं तो इसका जो अंतिम जो चरण है उसमें आपको राइट नोस्ट्रल से सांस लेना है, फिर आपको राइट नोस्ट्रल बंद करके बाएं से सांस छोड़ देना है। तो ये एक चक्र पूरा होता है भस्त्रिका का। आइए शुरू करते हैं। प्रणव मुद्रा के साथ आप राइट नोस्ट्रल से सांस लीजिए, राइट नोस्ट्रल बंद करके बाएं से सांस छोड़िए। पुनः इस अभ्यास को कीजिए। फिर से राइट नोस्ट्रल से लीजिए, बाएं से सांस छोड़िए। तो हमने ये कुछ प्राणायाम आपको बताए जिनके द्वारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि जैसे हमने फेफड़े की बात की या ब्लड सर्कुलेशन की बात की या नाड़ी शुद्धि की बात की, तो नाड़ी शुद्धि का जो संबंध है वो रक्त परिसंचरण तंत्र से भी है, पूरे शरीर से है। तो ये सारे अभ्यास जो हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे और आप किसी भी रोग को लड़ने में समर्थ हो सकते हैं और स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो इन अभ्यासों को आप अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यासों को कीजिए, और तो निश्चित ही आप एक स्वस्थ जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ आसन और प्राणायाम के अभ्यास बताए, और इसके बाद आप ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के बहुत सारे अभ्यास होते हैं। कल आपने सोहम ध्यान किया था, आज हम ज्योति ध्यान करते हैं थोड़े से समय के लिए। तो इसके समय को आप बाद में कभी भी जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो इसका समय बढ़ाते हुए कर सकते हैं। तो ज्योति ध्यान जो है उसका वर्णन घेरन संहिता में मिलता है, और ज्योति ध्यान ज्योति से संबंधित है। तो उस ज्योति का जो भाव है, ज्योति को देखने का प्रयास है, वो हम भ्रू मध्य में करेंगे, दोनों भावों के बीच जो आज्ञाकर चक्र का स्थान है। तो दोनों भावों के बीच आपको ध्यान करना है। सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, श्वास प्रश्वास सामान्य। अपने मन को पूरी तरह से शांत कीजिए, बाहर की आवाज़ से हटाकर अपना ध्यान अंदर की तरफ लाइए, श्वास प्रश्वास पर सजग होकर श्वास प्रश्वास कीजिए। अब धीरे से अपना ध्यान दोनों भावों के बीच लाइए, दीपक के लौ की भांति ज्योति को देखने का प्रयास कीजिए। और ये ज्योति प्रणव ज्योति है, प्रणव का रूप है, ओम के रूप में इस ज्योति का ध्यान करना है। अर्थात ये प्रणव ओम के रूप में है, लेकिन वो प्रकाशित है, इसलिए आप उसको ज्योति के रूप में देख रहे हैं। इसको प्रणव ज्योति कहते हैं। इसी पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। यह प्रणव ज्योति आत्मा का ही रूप है, आत्म ज्योति, प्रणव ज्योति स्वयं को आत्मा के रूप में, ज्योति के रूप में देखने का प्रयास। दोनों भ्रू मध्य में इस प्रणव रूपी ज्योति से संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो रहा है, तेजस्वी बन रहा है, हम शक्तिवान बन रहे हैं, ऐसा भाव कर सकते हैं। आइए शांति पाठ के लिए अपनी मन स्थिति को तैयार कीजिए। शांति पाठ के लिए सबसे पहले हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, दीर्घ उच्चारण, और तत्पश्चात सभी की शांति के लिए, समस्त विश्व में शांति का संचार हो, मानसिक रूप से सभी को शांति प्राप्त हो, इस भाव के साथ चराचर जगत में, संपूर्ण जगत में शांति की कामना करते हुए शांति पाठ।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, चेहरे पर लगाते हुए धीरे से आंखें खोलिए। तो आपने जो अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किए, तो आशा है आप इन अभ्यासों को अपनी जीवनचर्या में शामिल करेंगे और एक अच्छी जो जीवन शैली है उसको धारण करेंगे, क्योंकि योग का जो अर्थ है वो है एक आदर्श जीवन शैली। तो इन बातों को हृदयंगम करते हुए आप इन अभ्यासों को करें। प्रणाम सभी को, नमस्कार, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।